आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है और दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में आप सब जानते हैं। इस चैनल के लिए और खबर के लिए, खबरों के लिए हम अक्सर लोगों से मिलते हैं। आज भी हम एक ऐसी ही शख्सियत के साथ इस टिफ न्यूज़ चैनल के बैनर पर विशेष बातचीत के लिए यहाँ मौजूद हैं। ज्योति कलश, जो अपने नाम में ही ज्योति और कलश दोनों हैं। ज्योति कलश के बारे में आपने खूब अच्छे से सुना होगा और ज्योति कलश साहब जो हैं एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जो नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड प्रदेश का कार्यभार संभालते हैं। लेकिन उनका परिचय सिर्फ इतना नहीं है। अगर उनका पूरा परिचय मैं दूं तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनका कैडर, उनकी एबिलिटी, उनकी रचनात्मकता, कलात्मकता, उनका अभिनय और एक और बात, उनका सिंगर होना, गाना, ये सब वो विधाएं और कलाएं हैं जो ज्योति कलश साहब के साथ बहुत गहरे और भीतर से जुड़ी हैं। आज हम उनसे ही टिफ न्यूज़ चैनल के लिए बात करेंगे। ज्योति साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टिफ न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही बात जानना चाहता हूँ, जितना मैं आपको जानता हूँ, एक प्रशासनिक अधिकारी होना और एक कलाकार होना, ये दोनों का जो तालमेल है, इसका जो संतुलन है, वो आप कैसे साधते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे जहन में है, क्योंकि आपको फुर्सत तो बिल्कुल नहीं मिलती है। सबसे पहले प्राशर साहब, आपको मैं अपना धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपकी इंटरव्यू में रहूँ और सही दे धन्यवाद देता हूँ फिर से। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, तो प्रशासनिक सेवा अपनी जगह है, जो हमारी मूल सेवा है भारत सरकार के लिए। और जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जब कार्डर मिल जाता है, जैसे मेरे केस में नागालैंड कार्डर है, तो उस प्रदेश की मैं सेवा करता हूँ। और मैं यहाँ पोस्टेड हूँ दिल्ली में एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और साथ साथ चीफ रेजिडेंट कमिश्नर नागालैंड हाउस दिल्ली में। और ये तो मेरी बेसिक प्रोफाइल है। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि आप कैसे बैलेंस करते हैं, कला क्षेत्र में भी आप हैं, तो इतना मैं ज़रूर आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं अपने प्रोफेशन पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ये सरकारी नौकरी करता हूँ और शुक्रवार का जब समय 6 बज जाता है तो मेरी पर्सनल लाइफ शुरू होती है। और जब पर्सनल लाइफ शुरू होती है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ योगदान दूँ समाज को, चाहे लेखन के थ्रू या गायकी के थ्रू या नाटक, रंगमंच, उस तरफ मेरा झुकाव बहुत रहा है। तो एक अच्छा किरदार करूँ ताकि लोगों तक पहुँच सकूँ, अपने संदेश पहुँचा सकूँ। तो ये मैं बैलेंस करता हूँ। ऐसा ना हो कि मेरा प्रोफेशनल वर्क जो है वो उससे अफेक्टेड हो जाए, जो मैं कभी करूँगा ही नहीं। इसलिए मैं इसको बैलेंस करके चलता हूँ। तो जो मैंने कहा कि शुक्रवार 6 बजे से सवेरे 8 बजे सोमवार तक ये मेरा पर्सनल टाइम है, तो इस पर्सनल टाइम को मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा ज्योति साहब, आगे मैं बात करूं, इससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं। आपके पिताश्री वो एक रेनॉल्ड लेखक रहे हैं और साहित्य में उनका नाम है, और आपके एक भाई हैं वो भी प्रशासनिक सेवा में हैं और जो जुड़वा हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए, प्रशासनिक सेवा और परिवार की पृष्ठभूमि, फिर पिताजी का साहित्यकार होना, और आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ की पृष्ठभूमि जो है वो वैसे ही और साहित्यिक और कला से जुड़ी रही है और पुराने संबंध हैं, ऐतिहासिक उसका महत्व है। तो कितना प्रभाव जो है वो परिवार और पिता से और उस पृष्ठभूमि से आपको मिला कि आप पहले तो दोनों भाई जो हैं प्रशासनिक सेवाओं में आए और उसके बाद आपने अपना जो एक व्यक्तिगत अंदर की जो प्रतिभा थी उसको भी साथ साथ निखारा?
रामप्रसाद साहब, एक मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा भाई जो है वो प्रशासनिक सेवा में नहीं है, वो भारतीय पुलिस सेवा में जी। है, वो आईपीएस में है, और वो मेरा जुड़ा भाई है। जी। तो सर्विस बदल गई लेकिन भारत सरकार तो एक ही है। तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। जी। जहाँ तक परिवार की बात है कि हाँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ साहित्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। हमारे पिताजी, आपने सुना है, उनका नाम आपने बताया भी। जी। वो बहुत प्रतिष्ठित लेखक थे, उन्हें 2009 का पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, और बहुत अच्छे व्यंग्यकार थे, बहुत लिखा उन्होंने, कई किताब हैं, उनकी कहानियाँ हैं, उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसको एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स कहते हैं, और उनकी व्यंग्य बड़ी तीखी व्यंग्य होती थी, और उन्होंने जयप्रकाश आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका अदा की थी। तो प्लस हमारी माता जी भी बहुत अच्छी लेखिका हैं, वो भी लिखती हैं। तो एक साहित्यिक परिवार रहा शुरू से। बड़े चाचा भी साहित्य में रहे, वो हिंदी साहित्य में, मेरे दादा भी हिंदी साहित्य में रहे, मेरी बड़ी चाची भी हिंदी साहित्य में रही। तो एक परिवार का ऐसा रहा प्रभाव कि हम लोग भी कुछ लिखना शुरू कर दिए, और जब मन करता है, कुछ फ्लैश करता है, दिमाग में आता है, तो लिख देते हैं उसके ऊपर। बाकी तो लोगों को पसंद करना या ना पसंद करना या उसको रेट करना, उसमें तो मैं इंटरफेयर ही नहीं करता हूँ, उनकी जैसी। लेकिन साहित्य के साथ साथ आपका जो परिवार है उसकी पृष्ठभूमि राजनीति में भी खासा एक जो है वो रोल रखती है, और मीडिया में भी आपका परिवार जो है काफ़ी सक्रिय है, आपके परिवार के लोग जो हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है, और आप भी उसी में से बाहर आ रहे हैं, लेकिन आप अपने ट्रैक से थोड़े से अलग हैं, और उसके साथ फिल्में जुड़ी हैं, उसके साथ रंगमंच और अभिनय भी जुड़ा है। तो जो फिल्मों का जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, आपने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म की, और उसके बाद बहुत सारी और दूसरी फिल्में की हैं, जितनी हमारे पास लिस्ट है। तो ये सिनेमा और रंगमंच और राजनीति और साहित्य, ये तीनों का जो तालमेल है, ये आप में इकट्ठा एक जगह दिखाई देता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा ऊपर वाले का कि शायद वो चाहते थे, जी। और ये शुरू में एक हॉबी के रूप में मैंने इसको लिया था। मैं थिएटर से शुरू से जुड़ा रहा, जब मैं स्कूल में भी था, कॉलेज में भी था, तो मैं थिएटर से एसोसिएटेड रहा। फिर मुझे मौका मिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कनेक्ट होने का, तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है हमें इस क्षेत्र में आने की। और कई इम्पॉर्टेंट थिएटर्स से हमारा एसोसिएशन रहा, यहाँ कामायनी है, तो बड़ा कई थिएटर्स, कई प्लेस में मैं रहा हूँ उसमें। तो ये मेरा एक जेन्युइन इंटरेस्ट रहा है थिएटर्स में, जिसकी वजह से मुझे कई पिक्चरें मिली, कई हिंदी और भोजपुरी पिक्चरें मैंने किया, जैसा आपने बताया था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स इसके अलावा मैंने सरबजीत में काम किया ऐश्वर्या राय जी के साथ, फिर अभी जो लेटेस्ट थैला भी है कंगना रनौत के साथ किया है, और अभी कई पिक्चरें हैं जो पाइपलाइन में हैं जिसको मैंने साइन किया हुआ है, उसकी शूटिंग चल भी रही है। बट वही मैंने आपको कहा कि सैटरडे संडे पे करता हूँ ये, और भोजपुरी पिक्चरें भी मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मैं बहुत चूज़ी हूँ, मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ। मैं रोल्स के हिसाब से मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ पिक्चरों को, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स आपको कुछ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी रखते हैं उस हिसाब से, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कोई कंट्रोवर्शियल आप रोल न दे दे। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते, मद्देनज़र रखते हुए मैं रोल्स को लेता हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि अपने रोल से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दे, मुस्कुराहट ला दे, खुशी ला दे, तो मैं समझता हूँ कि हैव सक्सीडेड। तो यही हमारी एफर्ट रहती है, यही हमारा प्रयास रहता है। और बात वही घूम के चली आती है कि परिवार का जो एक प्रभाव है, चाहे लेखन में हो, राजनीतिक परिवार रहा हमारा। हमारे बड़े चाचा पटना सेंट्रल से एमएलए रह चुके, पटना से वो हम एमपी भी थे बीजेपी के टिकट पर जी। तो और हमारे ग्रैंडफादर भी जनसंघ में रहे हैं। तो पूरे परिवार का कहीं ना कहीं से राजनीति से संबंध रहा है, और मेरी भी बहुत इच्छा है कि जब अवकाश प्राप्त करूं तो शायद कदम मैं बढ़ाऊं इस दिशा में, मेरी कोशिश रहेगी। एक बड़ा सवाल है ज्योति साहब कि आप नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं, और नागालैंड के जो इलाके हैं, जो वहाँ का परिदृश्य है, जो वहाँ का लैंडस्केप है, वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का पूरा ही जो लैंडस्केप है वो बहुत खूबसूरत है।
आप सिनेमा में काम करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो सिनेमेटिक एक अप्रोच है वो अभी तक बहुत सारे लोगों तक पहुंचा नहीं है वर्ल्ड वाइड। और क्या वजह रही है वहाँ की सिनेमा के आदमी होते हुए आप इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं कि ना तो वहाँ सिनेमा की शूटिंग के लिए कुछ खास एक जो प्रोजेक्शन होता है वो डेवलप हुआ है, ना सुविधाएं हैं। मैंने कई जगह की यात्रा की, सिक्किम की और मिजोरम भी, ये सब देखे। तो कोई खास वजह है कि हम उन इलाकों को उस तरह से प्रमोट नहीं कर पाए हैं जैसे हम सिनेमा की इंडस्ट्री में बाकी इलाकों में जाकर शूटिंग करते हैं, ख़ासतौर से भारत में, जबकि हमारे यहाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट वो किसी यूरोप से कम नहीं है उसका जो लैंडस्केप है देखने में। देखिए, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर है कि नॉर्थ ईस्ट को अगर आप देखें तो एंड स्पेशली उसमें नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर की बात करें तो एक जनरल परसेप्शन है कि ये इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पर उग्रवाद रहा है, लेकिन अब वो उग्रवाद नहीं है। मैं इस परसेप्शन को बिल्कुल ही निगेट करना चाहता हूँ, न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ। ये रॉन्ग परसेप्शन है। आज के डेट में नागालैंड इज़ अ वेरी वेरी पॉलिटिकली स्टेबल स्टेट, और उसी तरह जो दूसरे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, बहुत पॉलिटिकली स्टेबल स्टेट है। तो दिक्कत वहाँ नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन है दिक्कत की, जो परसेप्शन बना हुआ है। दूसरी चीज़ है रिमोटनेस, जो दूरियां हैं। तो पहले ज़रूर ऐसा था कि बहुत सुविधाएं नहीं थी इन सब राज्यों के डिफरेंट लोकेशंस में पहुंचने की। कैपिटल्स तो जुड़े हुए हैं। अगर आज आप जाना चाहेंगे नागालैंड तो डायरेक्ट फ्लाइट है आपकी, आप दिल्ली से बैठे इंडिगो में और सीधे आप दिमापुर उतर रहे हैं या वाया कलकत्ता आप जा रहे हैं, तो वो तो कोई इशू नहीं है। और एक बार आप जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आप जो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ नागालैंड है जहाँ पर इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है, तो वो सारी सुविधाएं हैं। हम लोग सारे परमिशंस दे देते हैं। हमारी ऑफिसेज नागालैंड हाउस फॉर एग्जांपल हमारी गुवाहाटी में भी है, कलकत्ता में भी है, दिल्ली में तो आप देख ही रहे हैं। तो जो भी टूरिस्ट वहाँ जाता है, वेबसाइट पर सारा चीज़ लिखा हुआ है, गाइडलाइंस लिखा हुआ है, उसके तहत वो यहाँ परमिशन अप्लाई करता है और हम लोग देते हैं। जो पिक्चरें नहीं उस एरियाज़ में शूट की गई हैं या किसी वजह से नहीं की गई है, उसका मैंने कहा 2 कारण हैं। एक तो रिमोटनेस, दूसरा परसेप्शन कि जहाँ इंसर्जेंसी है। तीसरी चीज़ बहुत निर्भर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अवेलेबल है। अब होटल्स है तो होटल्स भी बड़े लिमिटेड होटल्स हैं। कोई भी अगर फिल्म यूनिट जाती है, अगर हाई बजट की जाती है, तो उसके साथ क्रूज़ भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो सबों को वहाँ पर रखना। और एक पिक्चर बनाना, मैं हमेशा हर जगह इसको कोट करता हूँ कि हर दिन एक मैरिज के बराबर है। इतना एक्सपेंडिचर्स में इन्वॉल्व होता है और इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर चीज़ का कोऑर्डिनेशन होता है। प्लस जिस जगह आप जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन होती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आपको सपोर्ट करती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। नॉर्थ ईस्ट में मैं आसाम को बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट नहीं मानता हूँ। ये मेरी सोच है, ये मेरा मानना है, क्योंकि आसाम को मैं देखता हूँ एज अ जस्ट एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ बंगाल। आप गए होंगे गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में आपको ये फील नहीं होता है कि वो उत्तर पूर्वी राज्य का एक हिस्सा है। आपको एक्चुअल फील होता है जब आप जौरहट के ऊपर निकलते हैं, तब आप फील करते हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट में हैं। तो दूसरी चीज़ है कि आसाम बड़ा केंद्रित रहा है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो गुवाहाटी में ही हैं। चाहे वो फिल्म इंस्टीट्यूट है, तो फिल्म इंस्टीट्यूट का भी एक हिस्सा जो है वो गुवाहाटी में, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखता है। आप कहीं भी आप दूसरे क्षेत्र में जाए, किसी दूसरे स्टेट में आप जाते हैं तो आपको ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। कहने का मतलब है कि सरकार भी अपनी तरह से प्रयास कर रही है कि कैसे इसको हम स्प्रेड करें, दूसरे स्टेट्स को भी सुविधाएं मिले, ताकि इतने सुंदर सुंदर लोकेशंस हैं, इतनी सुंदर जगह हैं। आपने कहा कि स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह, मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूँ कि कुछ ऐसे लोकेशंस हैं, क्योंकि मैं अपने एंगल से इन सबको देखता हूँ। पहाड़ है तो खूबसूरत पहाड़, अगर स्नोइंग हो रही है हिल्स के ऊपर तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप कोई ज़रा सा भी ये फील नहीं होगा कि आप विदेश में हैं, कि किसी अच्छी जगह में हैं। सब कुछ आपको वैसे लगता है। डिफरेंस वही हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। यूरोप है, बट यूरोप के सारे कंट्रीज एक जैसे नहीं हैं। कोई बहुत डेवलप्ड है और कोई बहुत अंडर डेवलप्ड है। आप अगर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं यूरोप में जहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर।
सेम चीज़ है इंडिया में भी। आप हिमाचल प्रदेश में जाए तो वहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं, नॉर्थ ईस्ट में सुविधाएं कम हैं, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन हाँ, चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं, हर जगह विकास हो रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। तो आगामी कुछ वर्षों में आप देखिएगा कि इसकी पूरी की पूरी छवि बदल जाएगी। लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रेंडली हो रहे हैं, लोग जाना पसंद कर रहे हैं वहाँ पर। हमारे यहाँ नागालैंड में जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इट्स एनुअल फीचर, December 1 to December 10, ये 10 दिन का जो फेस्टिवल होता है। बट इसके लिए तो आप को मैं क्या बताऊं कि ये हमारा पूरा स्टेट जो है ना सोल्ड आउट हो जाता है, सारे होटल्स बुकड हो जाते हैं। जुलाई में फेस्टिवल होता है December 1 to 10, बट जुलाई के बाद अगर कोई जाना चाहे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एकोमोडेशन। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उसका क्रेज़ है। उसी तरह आपका ज़ीरो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर का है। तो ये सब जो फेस्टिवल्स हैं, सरकार, हर राज्य सरकार अपने ढंग से उसको प्रमोट कर रही है। आप हमेशा देखेंगे FM में या जितने इश्तहार आपको दिल्ली में दिखते हैं, हम लोग बहुत प्रमोट करते हैं। अपने नागालैंड हाउस से हॉर्नबिल फेस्टिवल को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। जितने आपके इम्पोर्टेंट एम्बेसडर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, सो वी आर इंकरेजिंग देम टू गो एंड दे गो, दे एंजॉय। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कोई फिल्म विकास बोर्ड या फिल्म विकास निगम जैसे दूसरे स्टेट्स में, खासतौर से यूपी में है, झारखंड में भी है और उत्तराखंड में भी निगम है, तो वहाँ कभी ऐसा निगम विकसित करने के बारे में नहीं सोचा गया जो इस चीज़ को थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको खड़ा करने में मदद मिलती है, या स्पेशली बहुत छोटे लेवल पर ही सही। और एक सवाल और भी है कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट से सिनेमा में आए हैं, अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो डैनी साहब वहाँ से आए हैं। मैंने सिक्किम की एक बार यात्रा की और मैंने वहाँ पूछा उनसे उनके बारे में, तो ऐसा था कि जैसे वो वहाँ के है ही नहीं, वो कभी वापस लौट के गए नहीं उन इलाकों में और उन्होंने सोचा नहीं कि यहाँ भी सिनेमा आना चाहिए। तो इस तरह का कोई विकास बोर्ड निगम सरकारी तौर पर, जैसे मेघालय में, नागालैंड, ये बहुत खूबसूरत एरिए हैं और अरुणाचल है, उसका जो बॉर्डर एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कभी सरकारी तौर पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल कोशिश जारी है। मैं आपको बताऊं, निगम जैसे दूसरे स्टेट पे, बड़े बड़े स्टेट हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स भी देती है, सब्सिडी भी देती है पिक्चर बनाने के लिए। हम लोगों ने भी ये प्रयास शुरू किया है। रादर हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, इज़ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, वेरी पॉजिटिव पर्सन। वो उन्होंने कहा कि जब उनको मालूम ही है कि मैं पिक्चर में काम करता है, तो उन्होंने कहा कि यू आर द बेस्ट पर्सन, आप लोगों को बोलिए, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को बोलिए, हम लोग अपने स्टेट की तरफ से अनुदान देंगे, उनको सब्सिडी देंगे, ताकि हम लोग प्रमोट कर सकें अपने जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं। लोग को देखने का मौका मिलेगा, वो जानेंगे कि नागालैंड में है क्या। बहुत लोग तो जानते ही नहीं है, पेपर में पढ़ते हैं या इंटरनेट पे देख लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल फील होता है जाने पर, वो फील तब तक मिसिंग रहता है जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं, अपनी आंखों से देख नहीं लेते हैं। तो ये जो निगम की बात कर रहे हैं, निगम हम लोग इस प्रोसेस में है इसको एक स्ट्रक्चर देने का, लाइक अदर स्टेट्स। बट आज की डेट में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं महाराष्ट्र से, यूपी से, गुजरात से, जहाँ पर ऑलरेडी स्टैब्लिश ट्रेडिशन है। वेस्ट बंगाल अपना नेबरिंग स्टेट ही है ढंग से, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा शुरू से आर्टिस्ट कल्चर, वेस्ट बंगाल कल्चर तो आप जानते ही हैं। लेकिन हाँ, वो लोग अब आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। ये एक नया मूवमेंट मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों में ये जिज्ञासा आ रही है कि यहाँ पे भी डेवलप किया जाए, और यहाँ के जो खूबसूरत लोकेशंस हैं, लोकेल्स जिसको कहते हैं, उस लोकेल्स को यूज़ किया जाए, इसको प्रोजेक्ट किया जाए 70 और 120 मिनट के पर्दों पर, ताकि लोग उसको अप्रिशिएट करें। एक और चीज़ है कि जैसे त्रिपुरा और मणिपुर है, वहाँ एक छोटी सी इंडस्ट्री है जहाँ बहुत कम बजट की फिल्में बनती हैं, लेकिन प्रमोट ना होने की वजह से, और चूँकि लोगों को जानते नहीं हैं, नॉन फेस नहीं होते हैं, स्टार नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा फिल्में उस इलाके में बन रही हैं। और असम में तो खैर है ही, और वेस्ट बंगाल तो गढ़ है। तो इसकी क्या वजह है कि या तो डबिंग की प्रॉब्लम है, या टेक्निकली शॉर्टेज है, या एक पॉलिटिकल ड्रैग भी है कि सीमाई इलाके हैं, और आप तो चूँकि राजनीति को अच्छे से समझते हैं और सीमा से लगे हुए जो दूसरे देश हैं हमारे, क्या एक ये पॉलिटिकल ड्रैग जो है ये भी साथ साथ काम करता है कि सिनेमेटिक और जो आर्टिस्टिक व्यूज़ हैं हमारे, वो कोलैप्स हो जाते हैं कहीं ना कहीं? उन चीज़ों पर काम ना करके हम दूसरी दिशाओं की तरफ जो है ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। मैं पॉलिटिकल ड्रैग तो नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि हमारे जितने भी सरकार में लोग हैं वो चाहते हैं इसको इनकरेज करना, तो ऐसा पॉलिटिकल ड्रैग नहीं है। और अगर सीमाएं लगती हैं किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो ये तो अच्छी बात है कि आप उसको दिखाएंगे
लोग उसको पसंद भी करते हैं। बहुत सारी पिक्चरें बनते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के ऊपर। अमृतसर में आप चले जाते हैं, वाघा बॉर्डर दिखाते हैं, तो ये तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती है। उसी तरह अगर आप इंडो म्यांमार बॉर्डर पर चले जाते हैं तो नागालैंड की बॉर्डर जो सरहद है वो म्यांमार से टच करती है, तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। जो चीज़ लोगों ने देखा नहीं है, देखने का मौका मिलेगा। उसी तरह बांग्लादेश, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है, आप त्रिपुरा को लीजिए, आप मेघालय को लीजिए, तो ये सब ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अरुणाचल को देखिए, अरुणाचल एकमात्र ऐसा स्टेट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं, हिंदी पिक्चरें बनी हैं। कोयला फॉर एग्जाम्पल, कोयला, और भी कई मूवीज़ है जो वहाँ पर शूट की गई है। तो लोगों में इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है, लेकिन जो जिसको कहते हैं जो चीज़ रोकती है वो सिर्फ 2 फैक्टर्स काम करती है, और वो जो मैंने कहा, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, एक रिमोटनेस और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है। एक जो ये परसेप्शन है कि यहाँ पर इंसर्जेंसी है, इसलिए पता नहीं जाएंगे तो हमारा इक्विपमेंट्स लुट जाएगा, या हमारे लोगों के साथ पता क्या दुर्व्यवहार होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं उनके दिमाग में। इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, एक और ज्योति साहब, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, चाहे वो 7 सिस्टर्स, हालांकि तो 8 है, तो और जो यहाँ बाकी का जो एरिया है इंडिया का, अभी भी एक सोशल डिस्टेंस जो है, या जिसको कहें कि साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है, कि ये मान रहे हैं कि अभी भी वो हमसे बहुत दूर है, वो हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? आपने बहुत गहराई से नॉर्थ ईस्ट को देखा है, और यहाँ का जो बचा हुआ भारत है उसको भी आप अच्छे से जानते हैं, तो इसकी क्या खास वजह है कि आज भी अगर हम मिलते हैं तो वो एक फासला जो है वो महसूस करते हैं? देखिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत हद तक नॉन नॉर्थ ईस्टर्न पीपल है। मैं तो इंटरेक्ट करता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न के लोगों से, स्टूडेंट कम्युनिटी से, वहाँ के बुज़ुर्ग से, हर वर्ग के लोगों से। दे आर वेरी हॉस्पिटेबल पीपल, दे आर वेरी लवेबल पीपल, आउट से बहुत पसंद करते हैं जो नॉन नॉर्थ ईस्टर्न। हम लोग जब जाते हैं कभी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुआ, बहुत आत्मीयता से लोग मिलते हैं। दिक्कत क्या होती है कि अगर वहाँ के लोग यहाँ आते हैं तो फर्स्ट जो मुझे शुरू में बड़ा ख़राब लगता था, उनको चिंकी कहते थे। मंगोलॉइड फेस है तो ये चिंकी है। ये किसी के सेंटिमेंट को आप हिट करते हैं, किसी को आप हर्ट करते हैं इससे। आप किसी को बोले कि तुम चाइनीज़ जैसे दिखते हो, या तुम डॉग मीट खाते हो, तो सामने वाला जो है उसको तो बुरा तो लगेगा, ये तो सच्चाई है। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब मैं कभी नहीं दे पाता हूँ, और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूँ, कैसे जवाब दूँ, जब मुझे ये पूछा जाता है कि चाइना डॉग ईटर्स है, पूरा कोरिया, पूरा जापान, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ का ये कल्चर है, और अगर कोई नागा या मणिपुरी अगर डॉग खाता है तो इतना बड़ा इशू बन जाता है। आप समझे जो मैं कह रहा हूँ जी। इस चीज़ को मैं कभी नहीं जस्टिफाई करता हूँ कि मतलब ये परसेप्शन जो है ना क्यों हो गया है कि एक नागा केवल कुत्ता खाता है, ये कहना बड़ा गलत है। लोगों को ये सोचना चाहिए। पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज खाता है, उनके बारे में तो कोई नहीं कहता, बट चूंकि ये हिंदुस्तान का पार्ट है, क्योंकि सर्टेन नॉर्म्स हैं, हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, द सर्टेन डूज एंड डोंट्स, उसकी वजह से इनके ऊपर ये आक्षेप लगता है। बट इनका ये कल्चर है, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट वन। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में आप हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, नागालैंड से कुछ लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, आप दिल पर हाथ रख के बोलिए कि आपको वो खराब लगते हैं, खराब लगते हैं या खराब बोलते हैं। इतने लोगों से मैं मिलता हूँ, कभी ऐसा इंप्रेशन नहीं होता है। दे आर वंडरफुल पीपल, बहुत मिलनसार, बहुत आत्मीयता, और ये तो हर जगह है। आप पंजाब में जाइए, अगर आप दोस्त नहीं बनाते, कोई दुश्मन ही बनाते, दुश्मन तो हमेशा ही आपका दुश्मन रहेगा। इट इज़ द वे यू मेक फ्रेंडशिप। आप कैसे एक दूसरे सामने वाले को अपना प्यार देते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा ज्योति साहब, आप प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, और वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पिछले कुछ सालों में क्या सिनेरियो नॉर्थ ईस्ट का इमोशनली जो बदला है वो एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली, अर्थव्यवस्था और जो दूसरी चीज़ें हैं,
कल्चर के साथ जो धीरे धीरे डेवलप हुई और फिर लोगों तक पहुँची, आपको लगता है कि पहले का जो नॉर्थ ईस्ट था और अभी का जो नॉर्थ ईस्ट है, सरकारी तौर पर और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर क्या बदलाव हुए हैं और ये बदलाव उसको कितना आगे लेके जाएंगे? ये एक किस पर्सपेक्टिव से आप इस चीज़ को देखते हैं, कैसे देखते हैं? आपका जो अपना सोचना है वो क्या है? देखिए, मेरे करीबन 32 साल प्रशासनिक सेवा में काम करने के बाद मेरा अनुभव ये कहता है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट बदल गया है। मैं 1990 की बात करूं, 1990 का नॉर्थ ईस्ट, 1990 का नागालैंड, अगर एक मैं स्टेट पर केंद्रित करता हूं अपनी बात, और 2022 का ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों? मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं शुरू में गया हुआ था तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं था। रोड्स बहुत ख़राब थे, आपकी सर्किट हाउस बहुत ख़राब थी, बल्कि मुझे तो ये भी याद है कि उस समय इन चीज़ों को एक तरह से विरोधात्मक स्वर जिसको कहते हैं, आपको याद होगा, फिल्मों से आप जुड़े हैं, ये गुलिस्तान हमारा शर्मिला टैगोर की फिल्म थी, वो बहुत पॉपुलर फिल्म थी और एक विरोधात्मक स्वर के साथ सामने आई थी। तो जो 30 साल की आप बात कर रहे हैं, 30 से 40 सालों में, वो उस समय का जो एक परिदृश्य था नॉर्थ ईस्ट का और अब जो सिनेरियो है, वो भी इसमें काउंट होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल काउंट होता है। तभी तो मैंने कहा आपको कि ये मैं 32 साल के अनुभव की बात कर रहा हूँ कि मैंने खुद इतने चेंजेस देखे हैं। सरकारी स्कीम्स, सरकारी योजनाएं से लोग लाभान्वित हुए हैं वहाँ पर आज के डेट में रोड्स बहुत अच्छे हैं, कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव कर गई है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है। पहले कहाँ मोबाइल हुआ करता था, आज आप वीडियो कॉल करें, आप बच्चे को आप देख सकते हैं कोहिमा में बैठे बैठे कि वो दिल्ली में क्या कर रहा है। पहले तो ये सुविधा नहीं थी, पहले नेट नहीं था, आपको चिट्ठी लिखना पड़ता था और चिट्ठी पहुंचती थी, उसका रिस्पॉन्स आता था, महीने भर लग जाते थे। आज का एक व्हाट्सएप कीजिए, इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। तो बहुत फ़र्क आ गया है। बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग्स आ गई हैं। दीमापुर एक सिटी है विच इज़ कॉल्ड गेटवे टू नागालैंड, जहाँ का मैं डिप्टी कमिश्नर था। इतनी हाई राइज बिल्डिंग थे कि आपको लगेगा कि क्या मैं सोच रहा था नागालैंड के बारे में, नागालैंड है ही नहीं। नागालैंड इज योर perception about Nagaland is different. And Nagaland is one fashionable state in the country. It is so fashionable. वहाँ के फैशन शोज आप देखिएगा, I tell you, बॉलीवुड में नेक्स्ट डे आता है, पहले नागालैंड में आता है। They are so fashionable. उनकी जो प्रेजेंटेशन है, टेक्निकली साउंड, and they are born singers. They are born guitarists. वायलिन और गिटार तो उनके हाथ में रहता है। They are so good singers. उनके जो अंग्रेजी के गाने हैं, आप सुनेगा तो दंग हो जाइएगा। दंग तो ज्योति साहब हम तब भी होते हैं जब हम आपके गाने सुनते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है आपका बतौर सिंगर वाला, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी हाल में मैंने आपका एक वीडियो देखा, म्यूजिक वीडियो, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो हिस्सा है गाने वाला, ये इसके बारे में आप हमें बताइए। मैं कभी गायक नहीं रहा हूँ, ईमानदारी से कहूँ। गुनगुना देता सब लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, मैं भी एक बाथरूमी सिंगर था। किसी को अच्छा लगा तो हमने कहा चलो शुरुआत करते हैं। तो इसी वजह, और किसको नहीं गाना सुनना पसंद है? हर ह्यूमन बीइंग को गाना सुनना अच्छा लगता है। तो मैंने स्टार्ट किया, कॉपी करना शुरू किया किशोर कुमार को, चाहे कुमार सानू, ये सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मोहम्मद रफ़ी, अभी लता मंगेशकर जी गई, लेकिन उनके गाने तो हमेशा जीवित रहेंगे। हमारी गायकी की जहाँ तक बात है, मैं तो उस लेवल का हूँ नहीं, मैं तो बस गुनगुना देता हूँ कुछ, अगर लोग को पसंद आ गया तो पसंद आ गया, लेकिन ऐसा मैं कोई सिंगर विंगर तो हूँ नहीं। लेकिन अभी हाल में मैंने देखा, उसमें इरफान खान भी आपके म्यूजिक वीडियो में दिख रहे हैं। वो जो गाना है वो काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है, तो वो लिखा किसने है? मैंने दिल से कहा। हाँ, नहीं, वो तो पिक्चर का गाना है। अच्छा, उसको आपने वैसे गाया है, तो आप अपने व्यूअर्स को सुना दीजिएगा अपने चैनल के थ्रू। अच्छा, लिख पढ़ क्या रहे हैं ज्योति साहब आजकल? अभी मैंने एक लिखा था शब्द के ऊपर, और वो बड़ा पॉपुलर हो गया, उसके बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, उसकी रिव्यूज़ बड़ी अच्छी आ रही है। उसमें मैंने
यही फोकस किया कि आपके जो शब्द होते हैं किसी को रुला भी सकते हैं और हंसा भी सकते हैं, किसी को बेचैन कर सकते हैं तो किसी को चैन की नींद भी दे सकते हैं। तो आपका एक प्यारा सा शब्द, एक मिठास सा भरा शब्द बहुत अहम है। कोशिश यही होनी चाहिए कि एक अच्छे समाज के निर्माण में, एक अच्छा इंसान के निर्माण में शब्दों का सही प्रयोग हो और उसको सही तरीके से बोलें, क्योंकि आपकी मुद्राएं, आपकी भाषा, आपकी भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज सब शब्दों से कनेक्टेड है। आप जिस ढंग से बोलेंगे उस ढंग से आपकी भंगिमा आती है, और सिर्फ वो आप पर असर नहीं करती है, जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी समझ जाएंगे कि अगर मैं अपशब्द बोलता हूँ तो ये आदमी का कुछ कैरेक्टर थोड़ा है। ज्योति साहब, बहुत सारी बातें आपसे की। आखिर में एक चीज़ और जानना चाहते हैं। बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत कम लोगों के पकड़ में आते हैं, लेकिन जब भी पकड़ में आते हैं तो लोग आपसे खुश आपने तो होते कभी छोड़ा नहीं। आपकी पकड़ में तो खुश हो जाते हैं। हैं। लोग खुश होते हैं क्योंकि आप किसी को निराश नहीं करते हैं और बहुत सहयोगी स्वभाव के आप शुरू से रहे हैं। लेकिन इतनी व्यस्तता के बावजूद प्रशासनिक काम देखते हुए सुबह से शाम तक आप पूरे दिन को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। आप एक रूटीन फॉलो करें। अगर आप अपने 24 घंटे तो कोई काम नहीं करता है और 24 घंटा कोई सोता भी नहीं है। इस 24 घंटे के अवधि में आप अगर कंपार्टमेंटलाइज कर लें, एक तो आपका प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट जो होता है सवेरे 9 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट है उसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसमें आपकी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये एक प्रोफेशनल वर्क है। उसके पहले का जो हिस्सा है, आप सवेरे उठते हैं तो क्या करते हैं। अब आपको यू हैव टू मेक योर रूटीन। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप ज़रूर चाहेंगे कि थोड़ा वॉक कर ले, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले। ये एक पार्ट हो गया। नींद खुलने के बाद, उसके बाद ऑफिस की तैयारी होती है। फिर ऑफिस से जब आप घर जाते हैं तो फिर आप अपने ढंग से अपने को इंगेज करते हैं। हाँ, एक ज़रूर चीज़ है कि मैंने कभी ऑफिस को घर में नहीं लाया। घर मतलब घर है, मैंने घर को कभी ऑफिस बनाया ही नहीं। कभी भी ज़िंदगी में आज तक मैंने एक फाइल भी अपने घर तक नहीं लाया, कभी नहीं। और ये मेरे बिल्कुल स्वभाव के विरुद्ध है। मैं हमेशा ऑफिसर्स को एफिशिएंट तब समझता हूँ जब वो अपने गिवन टाइम में अपना काम ख़त्म करता है। ये क्या है कि मैं रात में 10 बजे तक बैठा हुआ हूँ या अपने घर को भी ऑफिस बना दिया, तो ये मेरे नेचर का नहीं है। अच्छा, जितना काम कराना चाहो काम करा लो। एक आखिरी सवाल। आपने जैसे शुरू में जब हमने बातचीत शुरू की तो आपने कहा कि प्रशासनिक सेवा से जब मैं निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद मैं भी राजनीति, चूँकि आपके परिवार से जुड़ा हुआ एक हिस्सा रहा है, तो हो सकता है मैं राजनीति ज्वाइन करूँ। तो वो आखिरी मंजिल तो आपकी नहीं होगी, क्योंकि मंजिलें तो आप लगातार चढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ और ऐसा क्या रह जाएगा जिसे आप करना चाहते हैं या करना चाहते रहे होंगे? देखिए, आगे का फ्यूचर तो मैं नहीं जानता हूँ, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे नसीब में क्या लिखा है। लेकिन एक बड़ा फेमस लाइन है जिसको मैं कोट करना चाहूँगा कि अभी तो उठाई है मुट्ठी पर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति साहब, और फिर दोबारा आपसे अगले एपिसोड में हम एक बार और बात करेंगे ज़रूर। लेकिन आपके ख़त्म करने के पहले मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कोरोना काल में, खास करके कि जिसको कहते हैं अपने को प्रोटेक्ट करना। अगर हम सुरक्षित तो आप सुरक्षित, और अगर आप सुरक्षित तो हम सुरक्षित। इसको ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ज्योति कलश साहब, और हम इनसे फिर कभी और लंबी बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अपना न्यूज़ चैनल टिफ न्यूज़। मैं रामकिशोर पारचा, टिफ न्यूज़ के लिए।